एक ये नाइट्रीन तो कार्बिन तो नहीं है, लेकिन कार्बिन थोड़ा बहुत रेमंड टेमन टाइप का रिएक्शन है ये, तो वो लिखो आप कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। फिनॉल react with CO2 in presence of NaOH। हमारे पास बनता है ये एक्वस NaOH, तो ये बनता है सैलिसिलिक एसिड। हमने रेमर-टिमन के अंदर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म यूज किया था, ठीक है ना। अब क्लोरोफॉर्म की जगह हमने CO2 डाल दिया तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बन गया। इसके अंदर जब हम यूज करेंगे एनहाइड्राइड, इसमें एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है एस्प्रीन। इसको नोट करो, इसका लिखो आप मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। सबने नोट कर लिया? अब लिखो आप मैकेनिज्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में क्या होगा, फिनॉल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन। लिखो इसको। अब इस बार हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है CO2। C- इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो इसका रेजोनेंस होगा और इस कार्बन पे नेगेटिव जो आएगा वो अटैक करेगा CO2 पे। तो बनेगा डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O-। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन। स्ट्रॉन्ग बेस OH- है, इसलिए हम लोग उससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। बस हमने कार्बिन की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल कौन ले लिया, CO2। बस ये फर्क पड़ रहा है, कार्बिन की जगह इलेक्ट्रोफाइल CO2 लिया तो फिनॉक्साइड और CO2 की रिएक्शन हुआ, फिर OH- ने इसको एरोमेटाइज कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर हम जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा सैलिसिलिक एसिड। रेमर-टिमन में क्या बनता था, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन रेमर-टिमन, सैलिसल्डिहाइड। कृष्णा गगड़ लिख रहा है कि फिनॉल बेस से कैसे रिएक्ट, फिनॉल तो एसिड है भाई, ये अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद NaOH। फिनॉल तो रिएक्ट करेंगे ना, फिनॉल तो बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिनॉल का पीके कितना होता है 10 और वाटर का कितना होता है 15.7, यानी फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। अब बताओ इसके बाद आगे क्या मैकेनिज्म होगा, एस्प्रिन कैसे बनता है, इस आगे का मैकेनिज्म ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है और ये जब एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा तो इन दोनों की रिएक्शन कैसे होगी, ये जो O है इसका अटैक होगा C डबल बॉन्ड O पे और ये ऐसे नहीं करके एसिटेट ग्रुप निकल जाएगा। इससे हो जाएगा एस्ट्रिफिकेशन, प्लस एसिटिक एसिड और ये वेल नोन ड्रग बन जाएगी एस्प्रीन।
एस्प्रिन जो है ना, इसके ड्रग के काफ़ी यूज़ होते हैं। एस्प्रिन ड्रग का एक यूज़ तो ये होता है, इट इज़ ए एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब क्या? एंटीपायरेटिक होता है, और इसके 2-3 यूज और होते हैं, वो आपको बताने हैं। वो आपको एनसीईआरटी से रीड करके बताना है कि व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन के दूसरे क्या क्या यूजेस होते हैं। हाँ, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी एस्प्रिन दी जाती है। एस्प्रिन क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग को, खून को पतला करता है, ये भी यूज होता है एस्प्रिन का। खून को पतला करता है वो काफ़ी, ताकि ब्लड फ्लो आसानी से हो, हार्ट पेशेंट को दिक्कत नहीं आए। इसलिए कई बार जो एस्प्रिन लेते हैं ना, उनके अगर कहीं पे कट लग जाए बॉडी के अंदर, तो एकदम तेज़ी से खून निकलता है। या कई बार जब एस्प्रिन जो लोग ले रहे होते हैं, उनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट ऑपरेट वगैरह कराना पड़ता है जिसमें कट लगाना पड़े बॉडी पे, तो फिर उनका कुछ दिनों तक उनकी एस्प्रिन बंद कर दी जाती है। नोट कर लिया आपने? तो आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन यही है, एस्प्रिन के मैक्सिमम यूजेस बताने हैं आपको। जो सबसे मैक्सिमम यूज ऑफ एस्प्रिन लिखेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। थोड़ा इसलिए है कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट है ना, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान है कि जब पहली बार डॉक्टर ने जो टैबलेट दी थी, उस टैबलेट का नाम था, मतलब ये 2002 की बात बता रहा हूँ मैं, 2002 के। तो उनको टैबलेट जो दी थी वो थी इकोस्प्रिन, और काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैं उसके ऊपर देख रहा था इकोस्प्रिन, उस पर एस्प्रिन कंटेंट था। और साइड कंपनीज का नाम चेंज होता रहता है, तो बेसिकली केमिकल कंपोजिशन तो एस्प्रिन रहता है। समझ गए आप? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। लिखो आप, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। डिस्प्रिन में भी एस्प्रिन होता है, सही है। तो ये दूसरा चैप्टर आ गया है। जैसे नाइट्रीन क्या है? बेसिकली इट इज ए एनालॉग ऑफ कार्बिन। कार्बिन का एनालॉग जो है वो हमारा नाइट्रीन है, ठीक है। तो इसमें हमारे सिलेबस में मेनली 2 रिएक्शन ही है, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों रिएक्शन में नाइट्रीन बनता ही नहीं है। नाइट्रीन के कैरेक्टर आते हैं, नाइट्रीन बनता नहीं है वैसे। पहली रिएक्शन जो अपने सिलेबस में है वो है बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकहम का नाम सुना आपने? बेकहम, बेकहम कौन है? फुटबॉलर है, ठीक है, वेरी गुड। तो बेकहम के ही भाई हैं बेकमैन। बेकमैन बोलता है कि व्हेन ऑक्साइम्स, ये हमने ऑक्साइम्स बनाए थे, आपको याद है ये हमने ऑक्साइम कैसे बनाए थे? ये ऑक्साइम हमने बनाए थे, कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्ट विद NH2OH, तो वाटर निकल के ऑक्साइम बनाया था। ये किस pH पे बनाया था? चैट बॉक्स में लिखो, 4 to 5। वाह, शाबाश, ठीक है, परफेक्ट। तो ये कीटो ऑक्साइम जो है ना, बेकमैन क्या बोलता है कि कीटो ऑक्साइम व्हेन रिएक्ट विद वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स, आप कंसंट्रेट H2SO4 डाल सकते हो, PCl5 डाल सकते हो, ऐसा कोई भी रिएजेंट डाल सकते हो जो OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाए। SOCl2 डाल सकते हो, टॉसाइल क्लोराइड ऐड कर सकते हो, या OH का SO3 से रिएक्ट करके सल्फोनिक ग्रुप बना सकते हो। तो डिफरेंट वेराइटी, बहुत सारे रिएजेंट हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब ये जब ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, 2 डिग्री एमाइड। तो ये जो कीटो ऑक्साइम है, व्हेन दिस कन्वर्ट इनटू N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का मतलब क्या? N के साथ कोई ग्रुप लगाया, यानी 2 डिग्री एमाइड बनना, इसको बोलते हैं अपन बेकमैन रीअरेंजमेंट। यानी इन शॉर्ट, व्हाट इज बेकमैन? कीटो ऑक्साइम टू 2 डिग्री एमाइड इज नोन एज बेकमैन रीअरेंजमेंट। वैसे एक बात बताओ, ये रिएक्शन कौन सी है? ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है? कौन सी रिएक्शन है ये? आंसर लिखो आप चैट बॉक्स में। आपको बताने टाइप, बेकमैन रीअरेंजमेंट जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? क्या कौन सी रिएक्शन है ये? ध्यान से देखो, नाम में आंसर है, रीअरेंजमेंट। इट इज नॉट ए एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इट इज ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसको लिखो जरा, रिएक्शन नोट करो।
मैकेनिज्म समझ में आएगा। R1 R2 में से कौन जाएगा? N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड। जैसे RCONS2 होता है ना, N सब्स्टिट्यूट मतलब उसका एमाइड का छटा के कोई ग्रुप लगाए, तो इसलिए और बेटर स्टेटमेंट इसका ये होगा 2 डिग्री एमाइड। मैकेनिज्म लिखो, मैकेनिज्म। मेरे को हमेशा थोड़ी नई नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है, थोड़ी सी बेटर। अब जो ट्राई कर रहे हैं उसे थोड़ा सा और बेटर करने की चीज़ें यूज़ करना अच्छा लगता है। मेरे को याद है जब पहली बार स्मार्टफोन खैर बहुत पहले आ गए थे, तो मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि आप ये स्मार्टफोन यूज़ करो, बहुत अच्छा है। मेरे पिताजी क्या है, मतलब उस टाइप के एकदम कि कोई भी नई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। बोला नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो नोकिया का फ़ोन यूज़ करते थे, वो बड़े बड़े नंबर वाला आता ना, 1 2 3 ऐसे। मैंने कहा आप स्मार्टफोन यूज़ करो, बहुत ईजी होगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको किसी को समझाने पे वो समझता नहीं है, समझ लो पिताजी आप ज़्यादा समझा नहीं सकते। तो 2-3 बार मैंने रिक्वेस्ट की, वो समझे ही नहीं। तो मैं समझ गया कि वो समझेंगे नहीं, तो फिर मैंने दूसरे तरीके से किया। मेरी मदर जो है ना, वो मतलब वो ज़्यादा मतलब उसका वो मेरा टाइप का नहीं चला, कोई नई चीज़ मैं बताऊँगा ट्राई कर लेगी। तो मैंने अपनी मदर को एक स्मार्टफोन दिया और मैंने कहा मम्मी आप इसको ट्राई यूज़ करो। और ठीक है, मैं पास में बैठ गया और उनको बस ऐसे यूज़ करना, वो कोशिश करते गए। 10-15 मिनट में उनको कॉल करना आ गया बस, ठीक है ना। होता ना कि टच की स्टार्टिंग में जोर से दबा दिया, धीरे दबा दिया ऐसे, तो फिर उनको यूज़ करना आ गया। अब मेरे पिताजी है ना, मतलब मैंने देखा, मतलब मेरे को वो सीन याद है, मेरी मदर स्मार्टफोन यूज़ कर रही है और मेरे पिताजी के पास पुराना फ़ोन है, और पिताजी ऐसे जाते जाते जा रहे हैं, मदर इधर बैठी है, ऐसे जा जाते ऐसे साइड में देख रहे हैं ऐसे। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि उनको लग रहा है कि यार मेरी वाइफ को तो आ गया, मुझे आया ही नहीं। अब मैंने पिताजी को समझना छोड़ दिया था कि आप यूज़ करो। उसके बाद 2-3 दिन, 4 दिन, 5-7 दिन हो गए और मेरे को बोला पापा ने कि वो मम्मी कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही है। मैंने कहा वो स्मार्टफोन है, टच किए हैं ऐसे। हाँ देख ले, मेरे को ला देख। तो मेरे पिताजी को ला दिया। तो अब वो सेकंड टाइम उनके मन में ये आ गया कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उनको 5-7 मिनट से ज़्यादा लगे फ़ोन यूज़ करने में। तो मतलब मैंने सीखा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी साइकोलॉजी। अपन साइकोलॉजिकल जो बंदे होते हैं ना कि यार नई चीज़ मेरे को नहीं आएगी, तो फिर वो नहीं आएगी। तो आप जब चीज़ें सीखते हो ना, तो कई बार कुछ चीज़ें जल्दी आती है, कई बार स्लो आती है। माइंड सेट ये होना चाहिए ये मुझे जरूर आएगी। दुनिया में अगर किसी और को आती है ना, तो मुझे भी जरूर आएगी, ये तो वादा है एकदम। बात समझ गए? चलो आगे बढ़े। देखो इसका मैकेनिज्म, आप तो बहुत यूज़ करते हैं, एकदम व्हाट्सएप वगैरह मस्त यूज़ करते हैं। अब लिखो आप मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन। सबसे पहले हमारे पास है ये ऑक्साइन, ये हमने क्या R2 लिखा था ऊपर या R1 लिखा था? अच्छा R2 एंटी बेटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ होगा R2, यहाँ होगा R1, और हमने कंसंट्रेट एसिड यूज किया यानी H+। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा एसिड बेस, इसका होगा प्रोटोनेशन, OH का प्रोटोनेशन। तो इससे क्या बनेगा? R1, यहां बनेगा हमारे पास एक वाटर। इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहां से जब वाटर निकलेगा ना, तो इस नाइट्रोजन पे आएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो एक चीज समझ लो, हम कभी भी इनकम्प्लीट ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, ऑक्टेट ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट नहीं करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं करते हैं, हैलोजन का फ्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं करते हैं। यानी किसी भी हालत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो जब यहां से वाटर निकल रहा है तो ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है। तो अब बताओ क्या होगा, क्या किया जाए? वाटर तो निकल रहा है क्योंकि वो लिविंग पे निकलेगा, यहाँ नाइट्रोजन इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रहा है। अब बताओ किया जाए? इसके बाद क्या बनेगा वो बता देता हूं मैं। इसके बाद बनेगा हमारे पास बनेगा R1 C डबल बॉन्ड N प्लस R2। ये वाला स्टेप बताओ कैसे हुआ? शिफ्टिंग हुई ना इसमें। R2 जो है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन आएगा ना, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने लगेगा, तो ये R2 यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा।
तो होगा क्या कि अभी तो बन रहा था नाइट्रोजन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और अब क्या बनेगा, हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। प्लस ये सिंपल कार्बोकैटायन नहीं बना है, ये बना है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। समझ रहे हो? यानी दिन बदलते टाइम नहीं लगता है। ऐसा लग रहा था कि N प्लस इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनेगा हाई अनस्टेबल, और जबकि वो बन गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। यानी एक ये जो स्टेप लिखा है ना मैंने, ये इसका RDS स्टेप है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब ये जो वाटर निकला है यहां से, क्योंकि हमने कंसंट्रेट एसिड यूज किया है, तो ये जो वाटर निकल रहा है वो अटैक करेगा, अटैक करके डीप्रोटोनेशन होगा। एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन गया। और इसी का जो टॉटमर होगा वो बनेगा R1। हम इसका टॉटमर बनाएंगे ना, इस H को यहां से हम माइग्रेट कर देंगे NHR2। टॉटोमेरिज्म हो गया इसका। कुछ बच्चों का सवाल यह है कि सर नाइट्रोजन क्यों नहीं प्रोटोनेट हो रहा है। देखो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो इस टाइप से आपस में रिएक्ट करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये H जो है इस N से अटैच हो जाए, यहाँ N पे लग जाए, तो यहाँ क्या बनेगा, N प्लस H बनेगा ना, N प्लस H, फिर वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होकर वापस ये बन जाएगा। समझा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर H प्लस ने N पे लगा तो N प्लस H बना, ये भी एसिडिक H है, फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर उससे H ले लेगा और ये सेम चीज बन जाएगी। अल्टीमेटली तो वाटर बन के रिएक्शन में होगा, क्योंकि वाटर बनने से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ओके भाई, मैकेनिज्म समझे? अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, लिखो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। R1 क्यों नहीं माइग्रेट किया वो सब डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, पहला पॉइंट है कि इसमें एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है। एंटी ग्रुप माइग्रेट करने का मतलब क्या है कि अगर यहां पे एक लिविंग ग्रुप लगाओ और यहां पे ये दो बॉन्ड पेयर है, तो ये जो नाइट्रोजन और ये लिविंग ग्रुप है ना N और Lg, तो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा जो कि नीचे की तरफ होगा। ऐसे ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे, R2 के R1। ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये आसानी से इसके एंटी बॉन्डिंग में मूव कर जाएंगे, यानी इसके एंटी पोजिशन वाला बॉन्ड जो है वो मूव करेगा। ये R1 के इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं कर सकते, और ये पाई बॉन्ड बना है यानी रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, तो हम फ्री रोटेशन भी नहीं कर सकते। तो इस केस में कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं होगा। इस केस में होगा क्या, इसमें वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जो कि एंटी पोजिशन पे होगा। ठीक है ना, जब हम पिनाकोलन रिएरेंजमेंट करते थे, पिनाकोलन रिएरेंजमेंट में जैसे यहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे दो ग्रुप है। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पे R1 भी है और यहाँ पे R2 भी है, तो ये कार्बोकैटायन मतलब हमारे पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते थे कि R2 को माइग्रेट करें, R1 को माइग्रेट करें, तो यहाँ पे होगा फ्री रोटेशन। तो अब हम R1 R2 में से किसको माइग्रेट करेंगे, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। बात समझ रहे हो, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ इस केस में बैकमैन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करेगा। बैकमैन कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इसकी ज्योमेट्री है। इसकी ज्योमेट्री ऐसे है कि लिविंग ग्रुप का एंटी ग्रुप ही माइग्रेट कर सकता है। बात समझे आप? तो पहला पॉइंट लिखो, एंटी ग्रुप विल माइग्रेट। फर्स्ट लिखो, एंटी ग्रुप विल माइग्रेट means group opposite to the living group will undergo migration. Means group opposite to the living group will undergo migration. ये वाला बना लो स्ट्रक्चर। ये ड्रॉ करो। मैंने Ng का थोड़ा सा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग दिखाया है, ज्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तुम तो खाली ये वाला बॉन्ड बनाओ, इसका एंटी ग्रुप यानी ये वाला बॉन्ड, ये माइग्रेट करेंगे। बस ये बनाओ, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये ऑर्बिटल्स मत बनाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि पहले मैंने लिविंग ग्रुप पे सर्कल बना दिया था, फिर ये एंटी बॉन्डिंग बनाया। तुम तो दिखाओ कि इसका एंटी ग्रुप ये है, एंटी ग्रुप विल माइग्रेट। ओके, सेकंड पॉइंट लिखो, माइग्रेशन इज द RDS। जो माइग्रेट कर रहे हैं वो RDS है। सेकंड लिखो, माइग्रेशन इज द RDS। थर्ड पॉइंट लिखो, ये बताओ, ये जो हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है,
इसमें आप बेस यूज नहीं कर सकते। अगर आपको बैकमैन करना है तो आप बेस यूज नहीं कर सकते, OH माइनस यूज नहीं कर सकते, आप रिग्नार्ड यूज नहीं कर सकते। तो आपको बताना है कि हम बेस क्यों नहीं यूज कर सकते। बोलो। क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना। तो क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा? तो अगर रिग्नार्ड डाल दिया तो रिग्नार्ड तो H ले लेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे O माइनस, और फिर जब वो लिविंग ग्रुप बनेगा तो क्या बनेगा O-2। वो लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता। तो यानी हम बैकमैन रीअरेंजमेंट कौन से मीडियम में नहीं कर सकते? हम बेसिक मीडियम में बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैकमैन रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक मीडियम। बैकमैन रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन बेसिक मीडियम। वहां लिख लो आप KOH क्रॉस रिग्नार्ड क्रॉस, ठीक है। बैकमैन में आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं या डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लेंगे, कंसंट्रेट या डाइल्यूट? हम यूज करते हैं कंसंट्रेट और वो भी यूज करते हैं कैटालिटिक अमाउंट, क्योंकि अगर डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे ना तो दो प्रॉब्लम है। देखो ये बन गया है एमाइड। बैकमैन का प्रोडक्ट क्या होता है? बैकमैन का प्रोडक्ट होता है एमाइड। एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एमाइड विद वाटर? एमाइड और वाटर की क्या रिएक्शन होगी? इसका होगा ना हाइड्रोलिसिस, और ये हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाता है? एसिड एंड एमीन। इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, किसका? प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट इज ऑक्साइड, C डबल बॉन्ड N भी हाइड्रोलाइज होकर कीटोन बना लेगा। यानी आपका रिएक्टेंट भी गायब, प्रोडक्ट भी गायब, रिएक्शन ही गायब। समझ? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, concentrated H2SO4 is preferred over dilute H2SO4 because in dilute acid reactant and product can undergo hydrolysis. Because in dilute acid reactant and product will undergo hydrolysis. तैयार हो आप क्वेश्चंस करने के लिए, मैकेनिज्म लिखने के लिए? जो हमने पढ़ा है इसी पे अपन एक क्विज करेंगे अब। क्या आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है या मैकेनिज्म लिखना है? दोनों लिखने हैं ना? ट्राई करो। हीट तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए लिखा है बस। नाइट्रीन के बारे में शुरू में बोला था ना माधव कुमार, इट इज एनालॉग ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन में कार्बन बोलते हैं वैसे ही नाइट्रीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बेसिकली वो बनता ही नहीं है। नाइट्रीन बेसिकली क्या है? इट इज अनचार्ज यूनिवैलेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रीन इज नाइट्रोजन अनचार्ज यूनिवैलेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले वही H+ लगेगा, फिर इसमें माइग्रेट कौन करेगा? मिथाइल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? PH C डबल बॉन्ड O NH मिथाइल। इसमें माइग्रेट ये करेगा ना फिनाइल, तो फिनाइल माइग्रेट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O NH फिनाइल।
पहले आप वाटर निकाल लो इसमें से। वाटर निकल गया, ये क्या बन गया हमारा ऑक्साइम, और ऑक्साइम में आगे H2SO4 से प्रोटोनेट होके बेकमैन रीअरेंजमेंट 2 डिग्री एमाइड। अब आगे लिखो। ये ट्राई करो फोर्थ वाला। कीटोन अनसिमेट्रिकल होगा, तो ये एग्जांपल है फिफ्थ वाला, तुम ट्राई करो जो दे रखा है। नहीं मैकेनिज्म नहीं लिखना है, मैकेनिज्म पहले अपन पहले वाले एग्जांपल में लिखा होगा ना तुम्हें 2 में, तो 3-4 बार प्रैक्टिस हो गई हमारी। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करो ये वाले। डन सर डन, 2 लोगों का डन आ गया है, बाकी लोगों का जब कंप्लीट हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख लेना। ऑनलाइन क्लास में यही प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता है कि तुम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, मतलब कर क्या रहे होगा, मतलब तुम्हारी वो क्लास में होता है ना बॉडी लैंग्वेज देख के, चेहरे का मुस्कान देख के, मतलब नहीं मुस्कुराया मतलब हो गया, यूँ क्या मतलब अभी हुआ नहीं। चलो भाई कर लिया, ठीक है। चलो पहले वाले में तो ये वाटर निकल जाएगा, और ये सिमेट्रिकल कीटोन है ना, तो अपन एक ही ऑक्साइड बनेगा, दोनों तरफ इथाइल और इथाइल। नंबर ऑफ ऑक्साइड कितने बनेंगे? 1। फिर हम आगे H+ के साथ क्या करेंगे? बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो बेकमैन में हमारे पास क्या बनेगा? 2 डिग्री एमाइड बना लिया आपने। अब इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस एमाइड का, तो एक तो बन जाएगा ये प्रोपेनोइक एसिड, एक बन जाएगा इथाइल एमीन, और एमीन और क्लोरोफॉर्म बेस कौन सी रिएक्शन हो रही है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ओके भाई, अब ये वाला कैसे करोगे? फिफ्थ वाला। फिफ्थ में ए तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम ए क्या बनाएंगे बताओ, कैसे करेंगे फिफ्थ वाला? क्या करना चाहिए फिफ्थ में? सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? रिवर्स रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, रिवर्स। अच्छा बताओ, एमाइड और एसिड हाइड्रोलिसिस से बन रहे हैं, एमाइड और एमीन सॉरी, तो ये एसिड और एमीन जब हाइड्रोलिसिस से बन रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड इज हाइड्रोलिसिस, तो बैकवर्ड हम क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन कर देंगे इसका। ये बन गया हमारा 2 डिग्री एमाइड, और 2 डिग्री एमाइड का ये 2 डिग्री एमाइड किसका प्रोडक्ट है? 2 डिग्री एमाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो इसमें एंटी पे किसको रखेंगे? हम मिथाइल को रखेंगे, तो यहां रहेगा एंटी पे मिथाइल, यहां आएंगे फिनाइल। ऑल्दो ए से बी में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। ऑक्साइम फॉर्म वो जो होंगे ना, ए से बी में जो ऑक्साइम्स बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, यानी इजेड आइसोमर्स बन जाएंगे इसके। लेकिन हमको दे रखा है कि बी से सी बन रहा है और सी से ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमको उन दोनों ज्योमेट्रिकल में से कौन सा आइसोमर लेना है? वो लेना है जिससे ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये वाला 2 डिग्री एमाइड कैसे बन रहा है? इस ऑक्साइम से बन रहा है, ठीक है ना। अब हम रिवर्स आ जाएंगे, ऑक्साइम कैसे बनता है? इसका डिहाइड्रेशन करने से हम बैकवर्ड हाइड्रेशन कर देंगे, फिर से यहाँ पे हाइड्रेशन करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा? कीटोन। समझ गया आप? तो ये था हमारा बेकहैम रीअरेंजमेंट, बैटमैन रीअरेंजमेंट। एक बच्चा लिख रहा है बैटमैन रीअरेंजमेंट। अब एक चैलेंजिंग सवाल दूंगा, पिछली क्लास का चैलेंजिंग सवाल का आंसर बताऊं आपको? कितने लोगों ने पिछली क्लास वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन किया? जीसी पे डाला है ना?
अटेम्प्ट किया है, बना नहीं, ठीक है, जीसी पे डाला है, ठीक है। पिछली क्लास वाला जो क्वेश्चन था ना, पैराक्रिस्टॉल, और फिर था हमारे पास कार्बीन, और यहां से ये H निकल गया था, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे O-। एक तो सिंपल हम यहां अटैक करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, सिंपल रिमोटिमन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका रेजोनेंस करके पैरा पोजिशन पे अटैक करें। पैरा पे अटैक करें, ठीक है ना भाई। यहां पे अटैक किया ना तो वो सिंपल रिमोटिमन हो गया, और ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो फिर हम अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके पैरा पे आएगा ना, इस O- का रेजोनेंस करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। पैरा वाला नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक किया, ये प्रोडक्ट बना। प्लस जब हमने यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनाया था तो यहाँ पे वाटर भी है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम आगे SN2 करेंगे क्या इसका, या नहीं करेंगे। जो दूसरा माइनर प्रोडक्ट था ना, मेजर प्रोडक्ट तो फॉर्मुलेशन हो गया, रिमोटिमन हो गया। अब ये जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है, इसको बताओ क्या हम SN2 करेंगे या SN2 नहीं करेंगे। इसमें SN2 नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये नियोपेंटाइल टाइप ग्रुप है। इस कार्बन के पास वाला कार्बन जो है ये 4 डिग्री है। आपको याद होगा कि नियोपेंटाइल हैलाइड जो है, ये नियोपेंटाइल हैलाइड जो होते हैं ना, यहां पे अगर मैं हैलोजन लगा लूं, नियोपेंटाइल हैलाइड में अगर मैं SN2 करना चाहूं तो इसमें कोई SN2 नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल टाइप एनवायरमेंट। एक माहौल बना है किस टाइप का, नियोपेंटाइल टाइप का। कैसे बोलेंगे नियोपेंटाइल, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है ना, उसके पास वाला कार्बन अगर 4 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं नियोपेंटाइल टाइप एनवायरमेंट, यानी माहौल सिमिलर टू नियोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है इसके पास वाला कार्बन 4 डिग्री है, 4 डिग्री होने वाला नियोपेंटाइल ग्रुप, और नियोपेंटाइल ग्रुप हो गया तो इसका मतलब ये वाला आगे इसका SN2 नहीं होगा। यानी इसका जो दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट है वो हमारा ये फाइनल माइनर प्रोडक्ट है। यानी मेन प्रोडक्ट हो गया फॉर्मुलेशन और साइड प्रोडक्ट हो गया। कार्बन में माहौल इंपॉर्टेंट है, सही बात है, कार्बन बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, ट्रैप करना पड़ता है। आ गया, पकड़ लिया, कभी एमीन से पकड़ा, फिनॉल से पकड़ा, रिमेंबर एल्कीन से पकड़ा या एल्काइन से पकड़ा, ठीक है। अब आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन लिखते हैं। कितने लोगों ने वैसे ये आंसर लिखा है, चैट बॉक्स में लिखो जरा एक बार, जिन्होंने ये आंसर दिया। 1 2 ही हुए अभी तो, 3, नो वाले नहीं, यस वाले लिखो, 4 जिनका ये आंसर आया, 5 6 7 समय वगैरह, गुड गुड गुड। थोड़ा सा लैपटॉप मेरे से दूर रखा है तो नाम देखने में दिक्कत हो रही है, बाकी मैं नाम भी पुकारता तुम्हारे, सत्विक, विदुषी, त्रिवेदी, सानिया मित्तल। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, उन्होंने भी अटेम्प्ट किया हो वो चैट बॉक्स में लिखो। आंसर आया, बहुत अच्छी बात है, अटेम्प्ट किया, अच्छी बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की क्या होती है, जीत। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ, तो ये जिन्होंने करेक्टली लिखा है, करेक्ट आंसर दिया है, उन सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन, एक और मौका है, जिंदगी में खूब मौके मिलते हैं, आपको एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन का मौका दिया जा रहा है। फिनॉल रिएक्ट विद S2 निकल, इससे बनेगा A में कॉपर हीट करेंगे तो बनेगा B में हाइड्रोक्सिल एमीन डालेंगे तो बनेगा C, और C में H2SO4 हीट करेंगे तो बनेगा D, और D जो है वो आपका 7 मेंबर रिंग है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ D, आखिर D कौन है, कौन है वो D? डी विनोद है, एक बच्चा लिख रहा है डी विनोद, डी विनोद नहीं है, डी 7 मेंबर रिंग है।
अब मंडे तक आपको कार्बन कंपाउंड की शीट पूरी करनी है। मंडे को कार्बन कंपाउंड का शीट डिस्कशन करेंगे। ओके, कल ऑफ, किसने पूछा कल ऑफ? हर सैटरडे संडे ऑफ होता है अपना, एवरी सैटरडे संडे इज ऑफ। हमारी क्लास मंडे से फ्राइडे तो होती है, वो भी 5 घंटे। सैटरडे को कोई क्लास नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं, वीकेंड नो क्लास। ठीक है भाई, तो आज एक छोटी सी दादा आखिरी एक कहानी सुना देता हूँ, आज की मतलब इस वीक की आखिरी। ठीक है, एक बार यहाँ 2 दोस्त होते हैं, फोटो के साथ सुनाता हूँ ना, ये नोट कर लिया सबने? हो गया नोट? एक बार 2 दोस्त होते हैं, मतलब अच्छे दोस्त होते हैं। तो होता क्या है कि दोस्त एक बार ऐसे ही घूमने जा रहे थे, तो घूम रहे होते दोनों, घूमते घूमते उनके बीच कोई एक मैटर पे, पॉलिटिकल मैटर पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। अब डिस्कशन में दोनों के बीच एकदम हॉट डिस्कशन हो जाता है। तो एक दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो दूसरे दोस्त के जोर से चाटा लगाता है एक। तो जैसे ही चाटा लगता है, तो जिस दोस्त के चाटा लगता है ना, वो मिट्टी पे लिखता है, मिट्टी पे लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरे को चाटा मारा। तो दूसरा वाला दोस्त उसको देखता रहता है कि यार ये मिट्टी पे लिख रहा है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। थोड़ी देर फिर वो अच्छे दोस्त होते हैं, वापस दोस्ती कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी देर आगे जाते रहते हैं। वो एक नदी का किनारा आता है, तो नदी के किनारे में जिसको चाटा लगता है ना, शौक में होता है वैसे ही, तो नदी का किनारा आता है, तो वो गलती से वो दोस्त उसमें गिर जाता है। कौन सा? जिसको चाटा लगा था वो पानी में गिर गया। वो दूसरा वाला दोस्त जम करके और उसको नदी से बाहर निकालता है और बचा लेता है। बचाने के बाद वो दोस्त जो नदी में गिरता है ना, वो एक, जिसको चाटा भी पड़ा था पहले, वो एक पत्थर लेके आता है और पत्थर पे साइड में कहीं पे एक लिखने का कुछ पड़ा होता है, कोयला टाइप, वो लेता है और पत्थर के ऊपर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। और अच्छे से गहरी गहरी राइटिंग लिखता है एकदम कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो वो दोस्त बोलता है यार, थोड़ा सोचता रहता है, ये कभी मिट्टी पे लिखता है, कभी पत्थर पे लिखता है। थोड़ी देर में दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वो दोस्त पूछता है यार ये क्या है, मतलब जब मैंने तेरे को चाटा मारा तो तूने मिट्टी पे लिखा, और मैंने जब तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? तो आप बताओ उसने मिट्टी पे क्यों लिखा और पत्थर पे क्यों लिखा? मिट्टी पे लिखने का मतलब टेम्परेरी लिखा है, मिट्टी के साथ हवा आएगी या पानी आएगा तो बह जाएगा और वो हवा से ही खत्म हो जाएगी वो सब चीज़, नहीं, वो टेम्परेरी है। और पत्थर पे लिखा है मतलब वो लॉन्ग टाइम पे। तो ऐसे ही हमें जीवन में लोगों का जो बिहेवियर होता है ना हमारी तरफ, हमको वैसे ही रहना चाहिए कि आपको कोई चीज़ हर्ट कर जाए तो उसको आप मिट्टी पे लिख दो। वो कहता है मिट्टी पा दो इसको, मतलब भूल जाओ उसको, आगे बढ़ जाओ, फॉरगेट किसने क्या गलत किया, सही किया, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना? अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है, उसको पत्थर पे लिखो, पत्थर पे लिखो मतलब उसको लाइफ टाइम याद रखो। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत लोगों ने मेरे सपोर्ट किया, जब मैं फाइनेंशियली बहुत वीक था, मेरे पिताजी के स्टाफ के बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। ऐसे 10-12 लोग हैं, उस 10-12 में से मैं 1-2 की मदद कर पाया, 10 लोगों की मैं आज भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब भी मेरे को याद आता है मैं प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उनको कभी भी मेरे से मदद की जरूरत ना पड़े, मतलब वो खुद ही इतने सक्षम हो, इतने कैपेबल हो कि मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़े उनको। तो जो आपके साथ जीवन में अच्छा करता है उसके लिए आपको हमेशा अच्छा सोचना है, और अगर ज़िंदगी में मौका मिल जाए तो 1 का 100 गुना करके दिखाना है। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलें फिर। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।